आपके इस YouTube परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए NCERT साइंस सॉल्यूशन, जिसमें आपको जो है NCERT के जो 6 to 12 के जितने भी बुक्स आ रहे हैं उसको मैं कंप्लीट इसमें करवा रहा हूँ। पहले थ्योरी पार्ट्स, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं इसमें बताऊँगा। पहला चैप्टर जो है मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। और ये दूसरा चैप्टर है वस्तुओं के समूह बनाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्लास 6 का है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ थ्योरी पार्ट्स जानेंगे, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो चलिए, पहला जो है इसमें दिया गया है कि वस्तुओं के समूह को बनाना। हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये सब बता रहा है कि हम लोग जितने भी सारी चीज़ें यूज करते हैं वो सारी चीज़ें अनेक अनेक विविधताओं से भरी हुई है। तो इन चीज़ों को हम कैसे अलग करेंगे? अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं की भी सम्मिलित करें तो इन सभी में सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं में रखा जा सकता है। ये भी चीज़ें जान लीजिए। हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं को एक समूह बनाना चाहते हैं, जैसे बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। आगे हमारे चारों ओर की वस्तुएं तथा वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा से हो सकते हैं। जैसे वस्तुओं तथा पदार्थ जिनसे ये बने हैं, जैसे प्लेट जो होता है ये इस्पात या कांच का बन सकता है, इस प्लास्टिक का बन सकता है। पेन जो है प्लास्टिक का और धातु की बन सकती है। ये सारी चीज़ें दी गई है। ये दिया गया समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे लकड़ी जो है किन किन चीज़ों से बन सकती है, कुर्सी से, लकड़ी से कौन कौन सी पदार्थ बन सकती है, कुर्सी बन सकता है, मेज बन सकता है, हल, बैलगाड़ी बन सकता है। कागज़ जो है, कागज़ से नोटबुक बन सकें, पुस्तकें, खिलौने, समाचार पत्र, ये सारे बन सकते हैं। चमड़ा से जूते चप्पल बन सकते हैं। प्लास्टिक से जो है हमारा खिलौने बन सकते हैं। रुई से जो है, रुई का फाहा से जो है तरह तरह के मूर्तियों की आकृतियाँ भी बनाई जा सकती है। अब देखिए पदार्थ के गुण, ये इम्पोर्टेंस है। पदार्थ के गुण, हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले मात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। ये पदार्थ के गुण बता रहे हैं कि हम तरह तरह चीज़ों का उपयोग करते हैं। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं दिखावट। दिखावट क्या क्या होता है? तो पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जितने भी सारे पदार्थ होते हैं वे एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। लोहा तांबे तथा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। बोल रहा है कि लकड़ी, लोहा या तांबा, एल्युमिनियम जो है ये चीज़ें भिन्न हो सकती है, लेकिन लकड़ी में ये चीज़ें नहीं पाई जा सकती। अब कठोरता के बारे में जानेंगे। कठोरता भी एक प्रकार का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों में दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़न करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। बोल रहा है कि जब भी हम कोई चीज़ों को दबाते हैं तो कोई आसानी से संपीड़ित हो जाता है और किसी को संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु चाबी लीजिए, बोल रहा है एक धातु का चाबी लीजिए, इसमें लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तुओं के पृष्ठ को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से समृद्ध किया जा सकता है अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोमल पदार्थ कहलाते हैं।
जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाता है। यानी जिसको हम आसानी से दबा सकते हैं उसे संपीड़ित व्यक्ति कहते हैं, अतः कोमल पदार्थ कहते हैं। जिन्हें दबाना कठिन होता है उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए रुई तथा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी क्या है, कठोर है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। तालाब में फेंक देते हैं शहद की कुछ बूंदें, जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं डूब जाते हैं। बोल रहे तालाब में फेंक देते हैं शहद की कुछ बूंदें, जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं वह डूब जाता है। क्या होता है, डूब जाता है। अब पारदर्शिता से समझेंगे कि उन पदार्थों अथवा सामग्रियां जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। पारदर्शिता वस्तु को जो है उपयोग जो है जो आकर्षक जो सामग्री होती है उसको लपेटने में काम आता है ताकि लोग जो है आसानी से चीज़ों को खरीद सके। देखिए ये 2-3 चीज़ों को दिखाया गया है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख पाते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता अथवा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। ये क्या है, अपारदर्शी वस्तु के उदाहरण हैं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। ये चीज़ें हैं हमारी पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी चीज़ों के बारे में। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन है। आलू में उपस्थित होता है तो मंड होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है या खनिज लवण होता है, तो आलू में मंड होता है। अब इसके कुछ डिस्क्रिप्शन देखेंगे और आंसर देखेंगे तो आलू में जो है सबसे अधिक स्टार्च या मंड पाया जाता है। आलू में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स पाते हैं जो रेडिकल्स से होने वाली जो नुकसान है उससे बचाते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक भी पाया जाता है। आलू में स्थित स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। इसमें जो उपस्थित स्टार्च रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या फास्फोरस। तो आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग होता है। बोलते हैं कि बूंद बूंद से यदि घड़ा भरा जाए तो भले समय लगेगा लेकिन वो घड़ा भर ही जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन को जो है बिल्कुल बारीकी से पढ़ते चलेंगे। ये दूसरा चैप्टर है तो इसके बारे में और भी चीज़ें डिटेल जानते हैं। घेंगा रोग एक न्यूनतम रोग है जो हमारे भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन का सेवन आमतौर पर आहार में आयोडीन युक्त नमक के रूप में किया जाता है। घेंगा रोग थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि है। घेंगा रोग क्या है, घेंगा रोग जो है थायराइड ग्रंथि का असामान्य वृद्धि है, अर्थात घेंगा रोग में गला फूल जाता है। क्या होता है, घेंगा को बोलते हैं ग्वाइटर रोग। इसमें क्या होता है, गला जो होता है फूल जाता है। रुझांस के मुख्य स्रोत हैं। रुझांस के मुख्य स्रोत चावल है, बेसन है, जल है, ताजे फल अथवा सब्जियां। तो ताजे फल और सब्जियां जो है ये रुझांस के मुख्य स्रोत हैं। इसके डिटेल भी हम देखते हैं। रुझांस के मुख्य स्रोत ताजे फल और सब्जियां हैं, साथ ही साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू आदि आते हैं। रुझांस में ये सारी चीज़ें आते हैं, खाद्यान्न, दाल, आलू आदि आते हैं। रुझांस पशुओं के आहार में उपस्थित रेशा युक्त खुरदरी तथा कम पोषण वाली घास फूस को रुझांस कहते हैं। पशु इन्हें सूखे भूसे, घास आदि के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। जो पशु रहते हैं इन्हें सूखे भूसे, घास आदि के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग हो जाता है। यदि टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदें यदि मिला दें तो क्या हो जाएगा, ये काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, ये काला और नीला दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला और काला दोनों प्रकार के हो जाएंगे। मंड परीक्षण का एक आसान परीक्षण है जिसमें खाद्य पदार्थ में आयोडीन का घोल डाला जाता है। अर्थात मंड परीक्षण के लिए आलू जैसी सामग्री लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, यह नीला काला हो जाएगा।
या नीला काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मंड की उपस्थिति दर्शाता है। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट और इनमें से कोई नहीं, वसा और कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व क्या कहलाते हैं? वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले मूल पोषक तत्व हैं जिस पर हमारा शरीर ऊर्जा के मुख्य स्रोत के लिए निर्भर करता है। खाद्य ऊर्जा को आमतौर पर कैलोरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि वसा प्रति कैलोरी 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि वसा जो है ये 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंस था और ये मोटिवेशनल थॉट आपके जाते जाते कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगला वीडियो जो है आपका तीसरा चैप्टर से आने वाला है, ये क्लास 6 का है। क्लासेस रेगुलर रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।